हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ब्रिक्स है। ब्रिक्स के हवाले से जब भी ब्रिक्स समिट होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है अराउंड द वर्ल्ड, जिनमें दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ एक छत के नीचे और एक साथ होते हैं। ओआईसी है, यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं। I2U2 है, इसके अलावा भी क्वाड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस शायद किसी और वजह से भी है कि जिसमें यूएस के अलावा, यूएस नहीं है, इसमें चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ उसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क है। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि जो जीडीपी को ये कवर करता है ऑलमोस्ट 16% और 24% दुनिया की पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है, तो यकीनन एक बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी है। नए कंट्रीज़ शामिल होना चाहते हैं, करेंसी के हवाले से भी बात हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने पहुँचना है 22nd ऑफ दिस मंथ, यानी कल ये पहुँचेंगे जोहानिसबर्ग में, ये समिट हो रहा है। और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे इस रीजन में तब्दीलियाँ वाक़या हो सकती है? ठीक है, हमारा मतलब या मकसद ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ तो कहते यार अमेरिका से टक्कर लेना शायद बहुत बड़ी बात है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि आप टक्कर लें, आप सही होके भी उनके साथ अगर चलें और उनकी टेक्नोलॉजी से, उनकी रिसर्च से अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा कर सकती हैं, जिसमें अब इंडिया भी उस क्लब का मेंबर है। लेकिन पैरेलली वो यहाँ पे ब्रिक्स में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ चंद्रयान की बात तो ख़ैर अभी हम करेंगे जब वो लैंड करेगा, होपफुली होप फॉर द बेस्ट। अभी भी कहते हैं कि वो खैरियत से लैंड करे प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि रशिया का जो बाद में स्टार्ट हुआ था, उसने अपना मिशन स्टार्ट किया था, वो सुना है कि वो तबाह हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हालाँकि लोग ये भी कह रहे थे कि यार ये बाद में रवाना होगा, पहले पहुँचेगा, ये हुआ क्या? इस हवाले से भी बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakir Bhai, for inviting me. Always a pleasure to be here. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ब्रिक्स पे जाएँगे। ब्रिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है, क्योंकि एक कुछ ऐसी कंट्रीज़, बल्कि सारी ऐसी कंट्रीज़ शामिल हैं कि जो अमेरिका के बगैर हैं या अमेरिका से अलग है। अलग तो नहीं कहना चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन है, ट्रेड है, बिज़नेस है, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ हैं। ये पॉपुलेशन बहुत है। चाइना अगर इंडिया की पॉपुलेशन का हिसाब लगाया जाए, फिर ब्राज़ील को देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है दुनिया की। इकोनॉमी में भी नो डाउट कि 16% एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें। नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं जोहानिसबर्ग, उन्होंने पहुँचना है। और क्या हो सकता है, शी जिनपिंग साहब से मुलाकात है, वो बाद में बात करेंगे। कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मुलाकात उनसे हो जाए, तो यकीनन मेरा ख़्याल वो शायद न्यूज़ ऑफ द डे या कहें, जो भी हम कहें, या ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो क्लैशेज़ है उसके बाद। लेकिन हो क्या सकता है? क्या ब्रेक थ्रूज़ हो सकती है इकोनॉमीज़ के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, या किसी और तरफ? थैंक यू फकर भाई। देखिए, ब्रिक्स जो है ना, ये तो ब्रिक्स अफ्रीका समिट है पहली बात तो। जी, मतलब ब्रिक्स एंड अफ्रीका, और हालांकि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका इटसेल्फ इज देयर। या अच्छा, ब्रिक्स की सबसे खास बात है कि इसको कॉइन किया था जिम ओनील ने, जो उस समय उसमें थे, आपका मेरे ख्याल से एक वो थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वो कंपनी जी। थी, जिसका नाम गोल्डमैन सैक्स, ठीक है ना। ओके। तो गोल्डमैन सैक्स में वो काम करते थे। उस समय 26/11 हुआ था। पूरी दुनिया का मार्केट जो था वो एकदम पेसिमिज्म का शिकार हो गया था, और इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट पे थी। तो जिम ओ नील ने गोल्डमैन सैक्स के लिए ये कहा कि दुनिया को 4 कंट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, एंड दे आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। राइट। तो जिम ओ नील ने ये ब्रिक्स का वर्ड कॉइन किया। इसको पकड़ लिया ब्रिक्स नेशन ने, और इसको उन्होंने कहा कि हम आगे लेके बढ़ते हैं। मजे की बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, या वॉल स्ट्रीट का जो जिल मो नील इज अ बिग प्ले, मतलब वॉल स्ट्रीट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट जी, या जी। कल्चर, उसके कहने पे चाइना, जो कि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा वो समझ लीजिए कंपटीटर है या राइवल है, आइडियोलॉजिकल राइवल है, वो भी उसमें आया, क्योंकि उसने भी देखा कि ब्रिक में एक पॉसिबिलिटी तो है। हालांकि ब्रिक वैसा बन नहीं पाया,
क्योंकि ब्रिक में ये भी था कि कोई एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देंगे हम, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म है या वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें ब्रिक एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आएगा। ब्रिक की अपना इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, ब्रिक का अपना लेंडिंग बैंक होगा, ब्रिक का अपना जो है ट्रेड पॉलिसी के रूल्स होंगे। इस तरीके के बहुत कुछ बातें हुई टू ल्योर द इन्वेस्टमेंट, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। ब्रिक बैंक तो बना चाइना में, जी, बट आई डोंट थिंक इट इज इफेक्टिव, हालांकि मुझे उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। अब ये जो अफ्रीका में जा रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज है कि जो डिस्कशन में आएगा कि जो लोकल करेंसीज है ब्रिक्स कंट्रीज की, दे आर एम्फेसाइजिंग कि अब ट्रेड उन्हीं में हो और डॉलर को रिप्लेस किया जाए। जी। ये प्राइम एजेंडा उस पे होगा। तो अब ओके ये सर। लोकल करेंसी सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं, क्या वो भी लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगी? अगर वो तैयार होंगी तो फिर वो उसका जो मसौदा आएगा या जो उसकी मोडालिटीज होंगी वो जी, कैसे ड्रा आउट होंगी। तो देयर इज लॉट टू ऑफर। अफ्रीका के साथ क्या टर्म हो सकते हैं, अफ्रीका कैसे इसमें जुड़ सकता है? चाइना के लिए एक ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन है अफ्रीका में। ओके। अभी आज की डेट में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट मॉडल या जो उनका ये डेट का मॉडल है, जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है बट वो डेट देता है आपको, तो जी, उस मॉडल से वहां के लोग परेशान हैं और वो चाहते हैं कि चाइना के अलावा भी जो उनके पास इन्वेस्टमेंट है वो आए, बड़ी इन्वेस्टमेंट। ब्रिक जी, कुड प्ले अ रोल, हालांकि चाइना उसमें है, मगर ब्रिक कंट्रीज जो हैं दे आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली इंडिया, की जो अफ्रीकन मिनरल्स हैं या जो ऑयल का सोर्स है उसको भी हम एक्सप्लॉइट करें। तो जी, इट इज लॉट एट स्टेक। और ये बात भी हुई कि क्या ब्रिक्स अफ्रीका के समिट के साइडलाइन पे शी जिनपिंग और मोदी भी बैठेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जो एक होता ना कि पहले मिनिस्टर मिलते जी, हैं बिल्कुल। उसके बाद ये सेक्रेटरी, वैसा जी, कुछ हुआ नहीं है। और कोई अगर ट्रैक टू मीटिंग हो रही हो उसके बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर के लोग मिल लें, तो आई डोंट थिंक कि, मुझे जो अभी रिसेंट मेमोरी में आ रहा है कि अजीत डोभाल साहब गए थे, वांग यी से उनकी मुलाकात हुई थी 2-3 महीना पहले। तो अगर उसके बेसिस पे कुछ मिलने का हो तो हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वाई मोदी एंड जिनपिंग वुड मीट, बिकॉज डिस्कस करने का है क्या? गलवान के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है। हुँ, इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो स्टेटस को नहीं रहेगा कि बिजनेस भी करो और डिस्प्यूट को भी जिंदा रखो। उन्होंने कहा कि आपने, यू हैव इरोडेड द ट्रस्ट, गलवान हैज सिग्निफिकेंटली इरोडेड द ट्रस्ट इन चाइना। तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक स्टेटस एज यूजुअल तो नहीं होगा, स्टेटस को तो नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है मतलब जिस वक़्त ब्रिक्स बना था उस वक़्त बड़ी मतलब बातें हुई कि जी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हालाँकि इवन यूनाइटेड नेशन ने आज तक वो रोल प्ले नहीं किया, ओआईसी हो या इस तरह की और अरब लीग है, बहुत सारे मुख्तलिफ ग़ालिबन अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी कोई एक इस तरह की वो मौजूद है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इससे कोई बेनिफिट हो सकता है एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ कहते हैं इंटरेस्टेड है जिसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ग़ालिबन इंडोनेशिया है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड कहते हैं कि 25 तक मेंबर्स इसके जा सकते हैं। तो वो क्यों है? अगर लेट्स सपोज़ मैं ये कहूँ कि यहाँ पर शी जिनपिंग साहब और मोदी साहब 2 बड़े लीडर्स हैं। दोनों मतलब 140 करोड़ या 140 करोड़ से थोड़ा-सा नीचे चाइना की पॉपुलेशन है, 140 प्लस की इंडिया की पॉपुलेशन है। तो अगर इनकी बात नहीं होती और ये सारा कुछ नहीं होता, तो डू यू थिंक कि फिर इस तरह की समिट्स का या फिर इस तरह के बैठने से कोई फ़ायदा है? देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी पॉइंट आपने उठाई है कि एक जी, आयरॉनिकल सिचुएशन है कि ब्रिक्स के जो दो मेजर प्लेयर हैं, बिकॉज बेशक, रशिया तो बैक ट्रैक बिल्कुल। हो, रशिया की इकोनॉमी में अब कोई वो बात नहीं है। जी, वो दोनों दे डोंट सी ईच अदर आई टू आई, ये तो सच बात है। और फिर उनके बीच में ट्रेड टाइज भी अब उस तरीके के नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। देयर इज ऑफ कोर्स स्लो डाउन। तो बात आपकी सही है कि अगर मोदी और जिनपिंग नहीं मिलते हैं, शी जिनपिंग नहीं मिलते हैं, तो इससे क्या ये ब्रिक्स के लिए अच्छा है? जी, मगर एट द सेम टाइम एक रियलिटी ये भी है कि देयर इज अ ग्रोइंग टायर्डनेस अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिगार्डिंग द वेस्टर्न मेड सोशल लीगल ऑर्डर। ओके। ये जो वेस्टर्न मेड एंड वेस्टर्न रन जो लीगल ऑर्डर है, इसमें जो ये एक नॉन वेस्टर्न कंट्रियां जो हैं वो दे फील सफोकेटेड, ओके। बिकॉज की देयर इज अ क्लियर कट की वेस्ट की जो डुअलिटी है, डबल जी, स्टैंडर्ड है, वो जी, बिल्कुल। साफ दिखता है। बेशक, बिल्कुल सही यूक्रेन कह पे अटैक हो, गोरा मरे तो हाय तौबा मचा दो, लेकिन इराक पे अटैक हो, यस, ईरान पे बिल्कुल अटैक हो, ठीक है। अफगानिस्तान पे अटैक हो,
तो या वो जायज़ है, वहाँ पे आतंकवादी हैं। जी, कनाडा में अगर बैठ करके खालिस्तानी बोले कि भई या हम तो एम्बेसडर को मार देंगे, हम यूके तो में ये कर देंगे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यूके में झंडा चढ़ा दो, अपना हाँ, दूसरे का उतार दो, सॉवरेन कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या लेकिन अगर वो पाकिस्तान में हो जाए तो वो टेररिज्म हो सर जाता है। बहुत बड़ा जवाब जी, तो पॉइंट ये है कि ये जो वेस्टर्न डुप्लीकेसी है ना, इससे देयर इज़ अ ग्रोइंग टायर्डनेस। तो ओके। वो जयशंकर जी ने बड़ा एप्टली पुट किया था, उससे सर उन्होंने उसके बाद तो मतलब मैं तो पहले भी उनका फैन था, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसकी मिसालें देते हैं, अभी तक दे रहे हाँ, वही मैं भी हूँ, मैं भी उनका फैन नहीं हुआ, बिल्कुल ही बहुत है मिसालें, पाकिस्तान की है तो मैं कहा बहुत मिसालें दी है, कहते ये बात होती है, इस तरह बात करते हैं। एग्ज़ैक्टली। प्लीज प्लीज। तो मुझे याद है वो क्वेश्चन पूछा उस लड़की ने कि जी देयर विल बी बिल्कुल। देयर इज़ नो डाउट। अच्छा देखिए, एरोगेंस देखिए उस लड़की का। शी सेड कि देखिए ये तो तय है कि दुनिया में 2 ध्रुव होंगे, 2 एक्सिस होंगे। एक वेस्ट का एक्सिस होगा, एक चाइना या का एक्सिस होगा। तो आप कहाँ हैं उसमें? तो मैं भी अगर जयशंकर जी की तरह होता तो मैं भी गुस्सा था। भई क्यों 2 एक्सिस है भई? तुम्हारी कंस्ट्रक्ट है, हम पे क्यों थोप रहे हो? हम नहीं मानते कोई एक्सिस वैक्सिस है। हमारी या अपनी थर्ड एक्सिस है। हम अपने यहाँ पे हैं भाई, तुम्हारा ये तुम दुनिया को देख रहे हो, एक चाइना, एक अमेरिका, और इधर आओ नहीं तो उधर आओ, नहीं तो तुम किसी में से नहीं हो, मतलब इधर गए बिल्कुल तो बिल्कुल, तुम्हारे दुश्मन, उधर गए तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्ट है, मेरा नहीं है। मतलब ये तो बदमाशी है सीधी सीधी। एग्जैक्टली कि या तो या हमको चुनो, या तो ये क्या वॉर ऑन टेरर है आपके क्या? पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके हाँ, अलावा। जैसे वो बुश का एरोगेंस था ना या कि ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। पाकिस्तान, हाँ, जनरल मुशर्रफ के, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। उन्होंने तो कहा ये सर हम क्यों भाई? लेटे हुए हैं, उन्होंने कहा सर हम लेटे एग्जैक्टली। हुए हैं, आप हुक्म करें। पर उनकी मजबूरी थी, लेकिन इंटरनेशनल गेम में ऐसे नहीं होगा ना कि आप बोले कि बिल्कुल। इधर यू आर विद अमेरिका और यू आर अगेंस्ट अमेरिका। नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा था, मुझे तो बड़ी मतलब अभी भी मैं जब कभी अगर मेरे नज़र से वो क्लिप गुज़रे तो जिसे कहते हैं ना मेरा दिल खुश हो जाता है। Yeah. जी, So he rightly said कि यूरोप somehow has to grow out of this mindset कि या दुनिया की प्रॉब्लम, यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की दुनिया प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम है। यानी कि यूक्रेन पे लड़ाई हो जाए तो हम तेल ना ले चाइना, हम रशिया से, रशिया रशिया को से। ब्लॉक कर दे। लेकिन वही चाइना अगर इंडिया में घुस आए, या आप जाकर के लीबिया को बर्बाद या कर दो, या आप जाकर के इराक में लोगों को या भूखा मार दो, ईरान के ऊपर तुम इतने सैंक्शंस लगा सैंक्शंस, दियो कि बेचारे उसकी जो है कमर टूट गई इकोनॉमी उसकी बैठ जाए। इकोनॉमी की। तो तुम इकोनॉमिक्स को तबाहो बर्बाद कर दो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। एग्ज़ैक्टली। और अब हम तेल लेने कहाँ जाएँ? क्योंकि भई उसने उस पे अटैक कर लिया। तो ये यूक्रेन जो पे। डबल स्टैंडर्ड है, इससे एक दुनिया थक चुकी है। आप एग्ज़ैक्टली। कहते तो हो कि हमको इंटरनेशनल लॉ, रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए, बट उसमें इंटरनेशनल लॉ के जो रूल बेस्ड ऑर्डर के जो पैरामीटर्स है वो अलग-अलग है। अमेरिका हुँ, है तो अलग है, वेस्ट है तो अलग है, इंडिया है यस। और पाकिस्तान है और चाइना है तो वो भई अलग है। तो देयर इज़ अ ग्रोइंग टायर्डनेस। अब मगर पॉइंट ये है कि फिर इसका ऑप्शन क्या है? क्योंकि या आईएमएफ है, जो जितने भी वर्ल्ड बैंकिंग, बैंक है, यस, यस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इवन जो बासेल एग्रीमेंट है जिसमें दुनिया भर की बैंक्स जो आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, स्विफ्ट के ज़रिए। वो जो बासेल एग्रीमेंट से ही चलते हैं, वो सारे के या सारे स्विट्जरलैंड में बासेल करके एक सिटी है, जी, वहाँ से सब वेस्टर्न मेड है, स्विफ्ट है। बिल्कुल सर। आपको अगर आज की डेट में पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजने हैं तो आपको सिवाय वेस्टर्न मेड सिस्टम के कुछ है ही नहीं आपके पास। ना जा सकते हैं और ना आ सकते हैं सर। जा सकते हैं, ना आ सकते, तो बिल्कुल। उनको तो कल को पाकिस्तान का गला चोक करना है, वो स्विफ्ट 1 बंद कर सेकंड देंगे, खत्म, लगेगा, खेल खत्म। 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल। तो अब जैसे इंडिया ने उसका एक ऑप्शन निकाला कि वी आर गोइंग फॉर यूपीआई, व्हिच इज इंडिया सेंट्रिक पेमेंट सिस्टम। पॉइंट ओके। यही है कि एक ये मुद्दा है कि ब्रिक्स कैन इट बी एन ऑल्टरनेटिव, गिवन दैट आपने बताया जी। जी, अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट नहीं कर नहीं रहा नहीं, हूँ, बोले लेकिन बोले। मेरे माइंड में एक सवाल उठा कि सर यूरोपीय यूनियन है, अब वहाँ पे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, कुछ लोग एक जैसे तो नहीं है ना, पोलैंड के लोग जर्मन जैसे नहीं है, जर्मन वाले जो है डेनमार्क जैसे नहीं है, डेनमार्क वाले जो लोग हैं फ्रांस जैसे नहीं है, सबकी लैंग्वेजेस डेनमार्क वाले डैनिश बोलते हैं, फ्रांस वाले मोस्टली फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन इवन अभी भी जर्मन बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, इटली वाले अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है उन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद एक सब मुद्दों पे एक हैं। हम सर यानी करीब के जो ममालिक है, इवन साउथ एशिया हो या इस तरह के, हमारा क्या मसला है कि हम यानी मैं ये नहीं कहता डिस्प्यूट्स नहीं है सर, बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान से गिला होगा, चाइना को इंडिया या इंडिया को चाइना से हो सकता है, अफगानिस्तान भी हमसे बहुत सारे गिले शिकवे करता है, मैं उसकी बात नहीं करता कि नहीं हो सकते, वो करे क्यों, करेंगे वो कुछ
100% सही होंगे, कुछ 70% सही होंगे, कुछ 50% सही होंगे, कुछ हो सकते हैं बिल्कुल ही बेसलेस हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो। लेकिन सर हम क्यों उनकी तरह नहीं कर सकते? उन्होंने यूक्रेन पे हुआ, पूरा यूरोप बैठ गया। हम क्यों सर नहीं बैठ सकते कि इतना बड़ा, यानी जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ी ब्रेवली वो चीज़ को डिफेंड किया उन्होंने अपने मुद्दे को या अपने नैरेटिव को। लेकिन हम इकट्ठे तो नहीं बैठते ना। अफ़गानिस्तान को हमसे मसला, हमें ईरान से मसला, ईरान को सऊदी अरेबिया से या किसी और से हम ये चीज़ नहीं कर पाते। ये मुझे समझ नहीं आती। देखिए, मैं नहीं समझता कि ईयू एज अ यूरोपियन यूनियन ईयू का जो कॉन्सेप्ट है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, जी, उसको अगर छोड़ दें तो ईयू इज फॉलिंग अपार्ट। ओके, भाई ब्रेक्सिट उसका एग्जाम्पल है, वो कहां बैठ राइट, पाया साथ में। राइट, ब्रेक्सिट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ईयू नहीं चल पाया। अब सही, ईयू टिका इसलिए हुआ है क्योंकि जो चार पावर हैं वो ईयू को टिका करके रखना चाहती हैं, जर्मनी, फ्रांस और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री। जी, वरना आप देखिए, जब ग्रीक्स 2-3-4 साल हाँ, पहले जब कोलैप्स हो गया या था, बिल्कुल, तो यूरोप में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। यूरोप के लोग भी नाराज हुए थे कि हम क्यों इनको ये सोशलिस्ट पॉलिसियां चलाते हैं, इनकी इकोनॉमी एकदम बैठी हुई है, हाँ, हम अपने पैसे से इनको क्यों पाल पोस के बड़ा या करें। तो और ये भी देखिए कि जो रशिया के साथ ये जो हुआ या कन्फ्रंटेशन, उन्होंने सैंक्शन तो लगा दिया, लेकिन सैंक्शन लगाने के बाद इटली के थ्रू वो स्मगल करके ये ऑयल खरीदना इन्होंने शुरू किया। इनका स्ट्रगल एग्ज़ैक्टली, दो इनका जो सैंक्शन था 2 महीने से ज्यादा नहीं टिका। राइट, तो राइट, पॉइंट ये कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते या वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, वो उनकी जो वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने किलिंग करी, और उन्होंने कुछ चीजें की जो हमारे यहाँ पे अभी नहीं हो रही हैं, और हमारे या यहाँ पे कॉलोनियल हैंगओवर भी बहुत ज्यादा है। या उन्होंने ये करा कि उन्होंने यूरोप को ये समझाया कि ये बिकॉज की वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बेसिकली यूरोपियन वॉर, वर्ल्ड 2 है। बेशक, बेशक। हम आप तो खाली उसमें प्यादे थे, वी वर द फॉडर ऑफ द बिल्कुल कैनन सर, जिसे कहते हैं ना, एग्री कैनन सर, फॉडर थे, और तो कुछ नहीं थे। बेशक, बेशक। हमारे लोग मरने मारने गए थे वहां पे हाँ, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पॉइंट ये कि अब यूरोप ने अपनी इतनी मार काट के बाद और पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, जब ओटोमन एम्पायर टूटा, हब्सबर्ग एम्पायर टूटा, तो यूरोप में ये हुआ कि यूरोप कैसे गवर्न होगा। तो उनको ये समझ में आया कि यूरोप को गवर्न करने का एक ही तरीका है, नेशन स्टेट, और उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन फेडरल स्ट्रक्चर। यानी कि वो इंडिया बनना चाह रहे थे, मगर वो इंडिया नहीं बन पाए। राइट, जो इंडिया, भाई यूरोप की कंपैरिजन करना है तो इंडिया से कीजिए। जैसे वहां पे या जितने स्टेट हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, वही हमारे यहाँ तमिल है, तेलुगु है, सेम चीज है। वो भी एक कॉन्टिनेंट है, हम भी एक या कॉन्टिनेंट है। टेक्निकली उनको भी कॉन्टिनेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली एक्सटेंशन है एशिया का। या ठीक है ना। एग्ज़ैक्टली। तो अब वो अपने आप को, आप भाई कॉन्टिनेंट का कंडीशन ये होता है कि आप बाकी के लैंड मास से जुड़े हुए ना हो, हुँ, डिवीजन हो लैंड मास का। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। या तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मोदी साहब ने जाना है यकीनन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने बात की अफ्रीकन कंट्रीज़ की और चाइनीज़ जो डेट्स हैं। बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं, हम भी उसमें शामिल है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी नज़र हमें आई कि बहुत सारी कंपनीज़ से वहाँ से निकली चाइना से और कुछ इंडिया में आ गई और कुछ आने के लिए तैयार हैं या आना चाहते हैं। तो इस तरह जो अफ़्रीका की मार्केट है या जो वहाँ इन्वेस्टमेंट है, यकीनन उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, टेक्नोलॉजीज़ की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो वो चाइना जो था उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है? क्योंकि इससे पहले भी एक बहुत छोटी से कंट्री का वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का G7 से मोदी साहब ने दौरा किया था। देखिए, चाइना को रिप्लेस करना, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कैन चाइना जी, बी रिप्लेस फ्रॉम द अफ्रीकन मार्केट, या, तो वो देखिए उतनी कैपेसिटी, जब चाइना, आपको पता ही होगा, अफ्रीका अराउंड 1.4 बिलियन पीपल लोग हैं। या अच्छी खासी पॉपुलेशन है, इंडिया बहुत के बड़ी बराबर पॉपुलेशन है, बिल्कुल। है। कोई छोटी मोटी पॉपुलेशन नहीं है। एग्ज़ैक्टली, उसको कैटर करने के लिए जो जिस तरीके के लार्ज स्केल की डेवलपमेंट चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अभी इंडिया के पास नहीं है। बिल्कुल ओके, है, राइट, मगर उस लेवल का नहीं है कि आप सबको कैटर कर पाए। ओके, बस चाइना की जो सबसे खास बात है ना, कि चाइना में सिंगल विंडो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट है। उनकी कंपनी गई वहां काम करना शुरू कर देती है। हमारे यहाँ ये नहीं है, आप कंपनी गई अगर वहां पे ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड अगर गई भी, तो उसको फिर यहाँ से परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके, ओके, राइट, और दूसरी चीज ये कि चाइना ने इंडिया के ग्रोथ से पहले ही वहां दांत और पंजे गड़ा दिए हैं। ओके,
तो उसको कंप्लीटली अप्रूव करना नहीं होगा। जैसे आप देख लें फ़खर भाई, जितनी भी इकोनॉमिक जो ये प्रोफेसीज़ हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो सब ये कहती हैं कि 2050 में इंडिया, अमेरिका और चाइना, क्रम कुछ भी हो, व्हाटएवर बी द हायरार्की, मे बी चाइना, या अमेरिका, इंडिया, या एग्ज़ैक्टली। चाइना, इंडिया, अमेरिका, या अमेरिका, इंडिया, जो भी हो, मगर वो सब कह रहे हैं कि यही 3 कंट्रियाँ होंगी, टॉप हुँ, 3 इकोनॉमीज़। तो हुँ। इसका तो ये मतलब है कि चाइना का ग्रोथ नहीं रुकने वाला है। स्लो डाउन होना एक ओके। अलग चीज़ है, राइट, राइट, राइट। चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बी रिटन ऑफ। क्योंकि वो ज़बरदस्त। जब ये देख रही है ना कि इनका ग्रो होगा, उसका रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्रियल जिस स्केल की इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन बेस है। हुई है अपने यहाँ, उसको मैच करने के लिए दुनिया के पास जो अभी वो फैसिलिटी नहीं है। सही, चाइना ने जो सही। बेहेमथ क्रिएट किए हुए हैं, नो उस डाउट। तरीके के माल को सप्लाई करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, वो 1-2 दिन में नहीं हुआ, 1979 से चल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, डेंग बिल्कुल, शाओपिंग ने शुरू किया। हमारे यहाँ बिल्कुल। तो आप अगर 79 में उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली, हमारी इकोनॉमी खुली 91 में, और या ये इतना खुलते-खुलते तो वो 2001-2 में उन्होंने कहा ठीक है, हम एफडीआई को और भी लिबरेट करेंगे। तो 1979 से उन्होंने फैक्ट्रियां लगानी शुरू करी, और आज चाइना के अलावा एपेटाइट नहीं है, या इंडिया विल टेक चंक ऑफ दैट, बट इट विल टेक सम टाइम। बट इवन आप सम टाइम भी कर देना, वो लार्ज स्केल जो चाइना का है, फाइन, फाइन, ठीक उसको है, आप ठीक है। डिस्काउंट नहीं कर पाएंगे। वो ओके कोई सर। भी एक कंट्री नहीं, बिकॉज देखिए यूरोपियन यूनियन में एक चीज है कि उनके जो लॉज हैं एनवायरमेंट के, और ये वो इतने ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि इन नियर फ्यूचर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो यूरोप में नहीं जा रही है, एकदम तय बात। ओह! तो जब फाइन, मैन्युफैक्चरिंग ईयू में नहीं जाएगी, यूरोपियन यूनियन में, तो वो तो सामान तो बाहर से ही बनवाएंगे अपना। और बिल्कुल सही। दूसरी चीज है कि चूंकि उनकी पॉपुलेशन गिर रही है और उनका जो लेबर लॉ है वो इतना हाई है, जैसे जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था जर्मनी में, तो मैं 1 महीना करीब वहां पे एज ए स्टूडेंट जॉब भी किया मैंने। तो ओके, जो स्टूडेंट जॉब आप करते थे, तो हमें 1 घंटे का फकर भाई, ये बाय लॉ था कि आप 9.5 यूरो से नीचे नहीं दे सकते, ओके, या 9 यूरो ऐसे ही कुछ था, यानी ओके। 9 यूरो पर आवर आपको देने हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर। अगर आपने 10 घंटा या 8 घंटे की शिफ्ट की, तो आपके 72 यूरो बन गए। ओके। 72 यूरो आज की डेट में कम से कम आप समझ लीजिए, ये हो गया कुछ नहीं तो अगर 8 सत्ते 56, 550-600 रुपए के करीब करीब ये बन जाता है। ठीक है हज़ार के, ना, सॉरी, साढ़े हज़ार के, पाँच छह हजार रुपए के करीब। हज़ार के। ठीक है बिल्कुल। ना, ये बन जाता है। तो आप सोचिए, एक दिन की इतनी कमाई तो यूरोप नहीं दे पाएगा। अगर आपको, फाइन। चूंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, मैं बताऊं, जर्मनी बहुत रिच कंट्री है, जर्मनी के लोग रिच नहीं है, स्टेट इतनी गवर्नमेंट है। रिच है कि उसने लोगों करेक्ट, को मिनिमम हेल्थ केयर, मिनिमम ये सब प्रोवाइड कर रखा है। मगर एक एवरेज जर्मन जो है, उसकी इनकम है 1600 यूरो, 1700 यूरो, 1400 यूरो, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। ये जो मैंने अभी टी शर्ट पहनी है, ये मैंने वहां पे एक चीप, मतलब रीजनेबल, जी, जी। वो जी, जी। स्टोर चेन है, उसका नाम है प्राइमार्क। अगर ओके, आप कोई बाहर गए होंगे, जी। सो प्राइमार्क है, ये बांग्लादेश से, चाइना से, इंडिया बिल्कुल, से, पाकिस्तान से पाकिस्तान से बिल्कुल बनते हैं। कपड़े बनवाते हैं और अपने यहाँ बेचते हैं। बिल्कुल। अगर ये कपड़े यहाँ से ना बन के वहां सीधा बनने लगे, इसकी कॉस्ट जो है, मेरे ख्याल से 1-2 यूरो, या 2-3-4 यूरो, 5 यूरो की होगी, ज्यादा नहीं होगी। हुँ। 4 या 5 यूरो से ज्यादा तो नहीं होगा, या हो सकता है तीन जी। यूरो का भी हो। जी, जी। तो 3 यूरो का मतलब हो जाता है ये 200-250 की टी शर्ट है। बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल। अब वो अगर वहां मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, और 90 यूरो वो दे रहे हैं आपको, क्या नाम है, पर डे का, और अगर पर डे आपको का परमानेंट रखना है, लेबर कॉस्ट। तो हाँ, लेबर कॉस्ट में जब आपको परमानेंट रखेंगे ना, तो फिर आपको सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, सब हेल्थ, कुछ देना सब पड़ेगा कंपनी उनको। देने का पड़ेगा। नहीं अफोर्ड कर सकते वो, उनके लॉज अब इतने हुँ। स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग विल नेवर कम बैक टू तो ये यूरोप, एटलीस्ट पॉसिबल दिस काइंड नहीं ऑफ है। चीप, जो जो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है। हाई ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एयरबस बनाना है या इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग, भले वो कर लें, हाई एंड बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग का, कैपिटल गुड्स का, बट ये टाइप की मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं आ रही है। ये नहीं तो करनी उन्होंने। और ये उनको सप्लाई करने के लिए आपको इंडिया, चाइना और वो जैसी कंट्री चाहिए जो मैन्युफैक्चर करें, एमिशन करें। तो इसलिए बिल्कुल। मेरे कहने का ये मतलब है कि चाइना वुड नॉट बी रिप्लेस, इट विल ओके, फाइन। ग्रो डाउन। राइट, चाइना राइट, इज राइट। नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस। कोई हम ऐसे कह दें नहीं चाइना खत्म है, इंडिया आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, फाइन। अच्छा डॉक्टर सो साहब दैट्स व्हाट। थोड़ा-सा आते हैं रशियन मिशन पे लैंड नहीं किया, बीच में तबाह हुआ है और होपफुली एक आध दिन के बाद इंडियन मिशन ने, चंद्रयान ने लैंड करना है। पिक्चर्स-विक्चर्स तो आई है पाकिस्तान में
अभी शो से पहले भी आपसे मैं बात कर रहा था, अभी शो के दौरान भी ये कि डॉन कवर कर रहा है मुसलसल उसकी जो कवरेज है, और मैंने देखा एडिटोरियल तक पब्लिश की है, जो बड़ा अच्छी अच्छी बात है मेरे ख़्याल में, बड़ी क्योंकि बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है आपको कि रशिया वाला क्या मसला, हालाँकि रशिया तो इससे पहले जा चुका है, लेकिन कोई हो सकता है मिशन, मैं ये नहीं कहता कि ये रशिया का, इवन अमेरिका का भी हो सकता है, तबाह हो सकता है बीच में से, चाइना का भी क्योंकि ये 3 है, इंडिया इज़ द 4th वन। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नज़र आ रहा है? लेकिन रशिया वाले पे पहले थोड़ा-सा अगर बात करें। देखिए, रशिया ने तो नहीं किया, यूएसएसआर ने लास्ट लूनर मिशन 1976 में भेजा था, उसका नाम था लूना 24। ओके सर। रशिया यूएसएसआर तो नहीं है, या ठीक है? बिल्कुल तो सही, इट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ रशिया, जो ठीक है? फ्लॉप हुआ। एंड इट सिंपली फ्लॉप्ड, इट या सिंपली अब मैं देखिए इसको यही कहूँगा कि बहुत मेहनत लगती है, तो मैं बिल्कुल रशिया सही, के लिए कहूँगा ऑल द बेस्ट, अगली बार करें, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, इट्स अ मेजर टेक्नोलॉजी एंड साइंस एब्सोल्युटली राइट। एक्सरसाइज, तो इसको इतनी जल्दी हम 1-2 सेंटेंस में कह देंगे इट्स फ्लॉप, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी बधाई या है उन एग्ज़ैक्टली। साइंटिस्टों को, उन्होंने मेहनत करी एंड दे कुडन्ट सक्सीड, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम दे विल डू अ हुँ, वंडरफुल जॉब। तो मेरी शुभकामनाएँ, क्योंकि हम खुद भी बिल्कुल। चंद्रयान में गिर गए थे, तो हमें पता है हाँ, कि जब बिल्कुल, आप मेहनत बिल्कुल सही, करते हैं बिल्कुल तो, सही। और इंसानों ने ही की, देखिए जब हम आसमान में चले जाते हैं, आकाश में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे ना ये रशिया, इंडिया खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल अब सही। वहाँ पे इंसान जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त। कोई भी इंसान जाए, हमारा तो चौड़ा छाती हो जाना चाहिए कि भाई इंसानों ने साला वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी जाके ये लेके न्यूज़ चले आए कि एक्सेस देखो आ गई है। मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर रशियंस होते तो भई मैं उतना ही खुश होता कि भाई ज़बरदस्त। शाबाश, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, शाबाश। क्योंकि मैंने एक खबर पढ़ी थी कि वो बाद में उनका मिशन स्टार्ट हुआ था, तो किसी ने लिखा था कि देखें इनका बाद में जा रहा है और ये इंडिया से पहले पहुँचेगा। तो मैंने कहा यार, हर किसी का अपना-अपना कोई तरीका होगा, मुझे अब क्योंकि ये तो ये मतलब तो उस तरह के साइंस के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन कोई वजह होगी उसके पीछे कि वो किसी और तरीके से, कोई और टेक्नोलॉजी उनकी होगी, उन्होंने कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की फ़खर होगी, भाई, सिंपल दिस इज़ दैट। शोज़ जो बंदा ये आर्टिकल लिखा होगा, जी, क्या सोच है? इंडिया एब्सोल्युटली से राइट। पहले पहुँच एग्री, जाओगे, एग्री। उसी ने ये थॉट प्रोसेस हमारे आपके दिमाग में डाल दी, या इंडिया पहले नहीं या बात सुनाई, ये क्या या ज़रूरत है यार इसकी? यस, अरे एग्ज़ैक्टली। 2 की जगह 1 की जगह 2 पहुँचेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी ह्यूमैनिटी को। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ठीक बिल्कुल। है ना? अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान में हम कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में रेस चल रही है, पहले इंडिया, अरे भाई दोनों पहुँचो, जिसका जो कैलकुलेशन है वो पहुँचेगा उस दिन। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल ये ठीक। लिखने वाले की मानसिकता सोचिए, अब वो ये नहीं देख रहा है कि ये डेटा ये लाएगा, इस डेटा दोनों डेटा को मिल, जैसे नासा और इसरो के कंबाइंड एफर्ट से ये पता लगाया गया था कि चाँद पे पानी है। आपको पता है ज़बरदस्त, जो चंद्रयान 1 ज़बरदस्त। था उसने या और नासा ने मिलके पता लगाया था एनालिसिस करके कि हाँ, देयर इज़ अ वाटर ड्रॉपलेट्स पॉसिबल। ओके, गुड, तो गुड। जिसे कहते हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में देखे जाना चाहिए। मैं ऐसी पत्रकारिता या ऐसी एनालिसिस के अगेंस्ट हूँ। गलत, दिमाग गलत। में डाल दिया अब इंडिया हार जाएगा, इंडिया, अरे कोई रेस लगी है यार, नहीं, 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 कि बिल्कुल वो हार सही कह रहे जाएगा, वो अगर चंद्रयान से पहले लूना 2 पहुँच जाता और चंद्रयान बाद में पहुँच जाता तो इंडिया छोटा हो जाता। कुछ ये भी नहीं। क्या मानसिकता है? एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ बिल्कुल नॉट, सही, बल्कि बिल्कुल सही। ह्यूमैनिटी से अगर कल को जैसे आज हम आप बात कर रहे हैं फ़खर भाई, इंसानों ने तो फिजिकल सॉवरेनिटी को उनके नाम पे बाउंड्री खींच दी कि हम बहुत सॉवरेन हैं, बड़ी, अलग-अलग है, और बिल्कुल, उसी इंसान ने इंटरनेट बना के वो सारी फिजिकल बाउंड्री खत्म कर दी। एग्ज़ैक्टली, अब तो बिल्कुल इंटरनेट सही। पे प्यार हो रहा है, कहाँ से रोक लोगे तुम? रोक लो। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। पॉइंट ये है कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, बिल्कुल ये सही कह रहे एक अपने आप में एक दुनिया हैं। है भाई, एग्ज़ैक्टली। हम आप बात कर रहे हैं पड़ोसी की तरह। गोवा में एक आदमी बैठा हुआ, दूसरा अ, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। शायद 2-3 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस तो होगा ऑलमोस्ट, तो इतना ये शायद। कितनी लंबी भी दीवारें खड़ी कर दें, लेकिन इंसान ने उस एग्ज़ैक्टली, बहुत दीवार के बड़ी। ऊपर से जोड़ दिया है। नहीं, नहीं, कमाल किस्म कमाल का, के इसमें किस्म का। इसमें कोई तो शक नहीं है। जी, जी। मैं तो भाई और इसको ऐसे देखता फ़खर भाई कि अगर वो पहुँचते, तो 2-2 हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती। बिल्कुल वो सही भी है। कुछ ले और आते, जी, हम भी कुछ लाते, नो मिलके डाउट, और कुछ एडिशनल आ जाता। अपने-अपने तो तरीके से, क्योंकि अपने-अपने, सारी कंट्रीज़ अपनी रिसर्च कर रही होती है भाई जिसके और वो पास पैसा है और क्षमता है, आए भाई, हम जैसे अब भाई बेचारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं छोटी-छोटी, नहीं उनको बिल्कुल, नेचर ने दिया भाई। नेचर भी तो उनके साथ इतनी क्रूअल रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, बेशक, सूरज बेशक। सर पे, वहाँ पे बेचारों को ड्राउट है, खेती कभी जो है क्या जमीन है, नहीं कभी है, क्या है, कुछ बिल्कुल, सूखा है, बिल्कुल तो वो सही। बेचारे क्या कर लें अब? वो उनकी एग्ज़ैक्टली, गलती है कि अब वो नहीं भेज पा रहे, नहीं है उनके पास रिसोर्स, नहीं है उनके उनको पास, ईश्वर बिल्कुल। ने या नेचर ने नहीं दिया, मगर वो भी हमारा ही पार्ट है ना, हमारे पार्ट है, हमारी तरह के ही इंसान हैं, मैं बल्कि ये इंसान है। आसान तो वर्ड ये होगा। वो अलग बात है कि वो वेस्ट अफ्रीका में रहते हैं, हम हम किस्मत वाले हैं कि सबकॉन्टिनेंट में रहते हैं या आप एशिया यहाँ में पैदा रहते हो हैं। गए, मैं यहाँ पैदा हो गया।
बेशक, 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 बिल्कुल अगर ठीक, हम वहाँ बिल्कुल। गलती से पैदा होते तो इसमें फिर हमारी क्या आपकी होता? गलती तो नहीं है। नहीं, नहीं, किसी की गलती नहीं है, इवन उनकी भी नहीं है और इसमें एग्ज़ैक्टली, कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब बस यही कहेंगे एंड पे कि जब लैंड करेगा चंद्रयान तो यकीनन उस दिन भी मतलब बड़ा एक बहुत बड़ा दिन होगा। मैं ये नहीं कहता कि यार ये सिर्फ़ इंडिया के लिए बड़ा दिन होगा। हम एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान में बैठ के भी हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा कि एग्ज़ैक्टली। यार हमारे मानवता के लिए साथ का बहुत बड़ा हमारे दिन एक साथ का मुल्क लैंड करेगा होपफुली ऑन द मून तो बहुत बड़ी बात होगी। और बेस्ट विशेस यही कह सकते हैं क्योंकि हम तो ना साइंसदान हैं, हम है। और एक चीज़ कोई और हेल्प कह नहीं कर दीजिए, सकते। जी, जी। लेट्स सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी। मानवता एब्सोल्यूटली का राइट, ये जो है वो एक उत्सव होगा। एब्सोल्यूटली ये राइट। मानवता का त्योहार होगा। त्योहारों ने लोगों को बेशक, बाँटा और ये मानवता का है भाई, ये सबका है। एब्सोल्यूटली राइट। मैंने कहा कि हम कोई साइंसदान तो है नहीं कि कोई हेल्प कर देंगे कि यार इस तरह नहीं इस तरह हो जाता तो शायद डॉक्टर साहब भी उनकी अपनी एक फील्ड है, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन बेस्ट विशेस और यस, प्रेयर्स ये हमारी तरफ से हो सकती हैं एग्ज़ैक्टली। और हम बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।